Good morning, children. Take out your English reader book, that is Kindle English Reader. Okay. Today we are going to do lesson number 2, which is Happy at Last. मतलब खुश एकदम आखिरी में खुश हो गया. ठीक है, Happy at Last. Before you start, what are the things that make you happy? तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप एक रफ में कुछ चीज़ें लिखिएगा जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती हो. आपको जैसे प्लेइंग खेलना पसंद है तो वो भी आप लिख सकते हैं. पढ़ना पसंद है तो या अपने फ्रेंड से मिलना पसंद है तो वो चीज़ आप लिखिएगा. ठीक है, रफ कॉपी में. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू मेक यू हैप्पी. या फिर कोई चीज़, कोई डिश पसंद है वो आपको मिल जाए, खाने पीने की सामान, तो आपको खुशी मिलती है. ठीक है, वो सब नोट कीजिएगा. अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं. वंस स्कूल वॉज ओवर, सम चिल्ड्रन frivolously ran along the street on their way home from school. ठीक है, जब एक दिन क्या हुआ, जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो जो सम चिल्ड्रन, जो बच्चे थे, वो जब छुट्टी होती है तो एक एक बच्चे खुशी में भागते नहीं घर की तरफ, तो वैसे ही कुछ चिल्ड्रन स्ट्रीट में, गली में अपने भागने लगे घर की तरफ. फ्रीविलेसली क्या मीनिंग क्या होता है बेटा? केयरलेसली, मतलब बिना कहीं भी ध्यान दिए बस एक भागने लगते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीविलेसली या केयरलेसली. जो एकदम मतलब केयरलेसली क्या, केयर फ्री होकर कहीं भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस अपने आप दौड़े चले जा रहे हैं. ओके. ऑन देयर वे होम फ्रॉम स्कूल दे वॉक्ड अलोंग ऑल टॉकिंग एट वंस. और वो सब भाग रहे थे और एक ही साथ सब के सब बात कर रहे हैं, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, सब एक अपनी ही बात बताए चले जा रहे थे. ठीक है. सम वर लेफ्ट बिहाइंड एज दे वर किकिंग स्टोन्स विद देयर शूज. और कुछ जो थे वो पीछे छूट गए. वो क्या कर रहे थे? वो अपने पैर से पत्थर जो रोड साइड में पड़े रहते हैं उन पे किक मारते हुए चल रहे थे. कुछ बच्चों की आदत नहीं होती कि पत्थर कोई मिल जाता तो उसे किक मारने लगते हैं, तो कुछ बच्चे पीछे छूट गए. वो क्या कर रहे थे? वो किक मारते हुए पत्थर पे चल रहे थे. अ लिटिल गर्ल हुज नेम वाज नेहा हैड किक्ड अ ग्रे स्टोन ऑल अलोंग द वे फ्रॉम स्कूल. एक गर्ल थी, उसका नाम क्या था? नेहा. तो उसने क्या किया था? वो एक ग्रे कलर के स्टोन को स्कूल से किक मारते मारते सीधे अपने घर तक पहुंच गई थी, एक ग्रे स्टोन को किक मारते हुए. फाइनली सी रीच्ड होम, अ कॉटेज एट द एंड ऑफ रोड. तो फाइनली वो क्या कि वो अपने घर पहुंच गई. उसका घर एक कॉटेज था, और वो कहाँ पे था? जो यहाँ पे रोड खत्म होती थी वहां पे एट द एंड ऑफ द रोड उसका कॉटेज था. शी किक्ड द स्टोन अप द पाथ टू द फ्लोर एंड देन वेंट इनटू हर हाउस. उसने क्या किया? उसने किक मारी स्टोन. अब जो स्टोन था वो पाथ से, जो रोड से उछल करके, वो जो उसका जो दरवाजा था गेट के, उसके बाहर जाकर के उसके वहीं पे फ्लोर पे जाकर के, जमीन पे जाके वहां पे गिर गया वो जो स्टोन था. और उसके बाद एंड देन वेंट इनटू द हर हाउस, और वो फिर अपने घर में चली गई. द स्टोन ले आउटसाइड हर डोर. जो स्टोन था वो फिर वो कहाँ पड़ा था? जो उसका घर का दरवाजा था उसके बाहर में पड़ा था. दिस वॉज द ग्रेटेस्ट किक. ये जो किक उसने जो मारी थी लास्ट वाली, वो ग्रेटेस्ट किक थी, सबसे अच्छी किक थी. Ever since it had been cut out of the great rocky hill, it has been lying on the road. अब वो जो पत्थर जो है, वो क्या सोच रहा है कि जब से एक पहाड़ से वो तोड़ा गया था, तब से वो पत्थर जो है, पत्थर का टुकड़ा वहीं पे रोड पे बहुत समय से वहीं पे पड़ा था. Kicked here and there by careless feet. और वहीं रोड पे पड़ा रहता था, और केयरलेस फीट, जो लोग ध्यान नहीं देते थे, उन्हीं की पैर से इधर से उधर वो किक उस पर मारते थे, तो वो इधर उधर पड़ा रहता था. इट हैड होप टू गो टू स्कूल और टू सी द इनसाइड ऑफ अ हाउस वेयर द मैरी लिटिल फीट लिव्ड. वो हमेशा सोचता था कि वो किसी या तो स्कूल में जाएगा या फिर किसी घर में जा करके, ये जो बच्चे हैं, जो मैरी लिटिल फीट है, जो मतलब खेल कूद करने वाले जो बच्चे हैं, मतलब हर पार्टी हमेशा खुश रहने वाले, उनको जाकर के वो देखेगा. बट द डोर्स वर ऑलवेज क्लोज्ड.
इट हैड नेवर बीन सो क्लोज टू अ डोर एज दिस। और वो जो पत्थर जो था वो कहीं हमेशा ही जो घरों के या स्कूल के हमेशा दरवाजे जो थे वो हमेशा बंद रहते थे, तो वो अंदर कभी देख नहीं पाता था। वो आज डोर के एकदम क्लोज, आज पहली बार ऐसा था कि वो किसी घर के दरवाजे के एकदम एकदम करीब में आज वो था। The door of the cottage was open, but a sudden gust of wind banged it shut। तो जो कॉटेज का डोर था वो ओपन था, लेकिन एकाएक बहुत तेजी से एक हवा का एक झोंका आया। गस्ट ऑफ विंड मतलब एक हवा का झोंका, ठीक है, एक हवा का झोंका आया और उसने क्या किया, उसने जो दरवाजे को बैंग कर दिया। एक बैंग की आवाज से वो दरवाजा जो था वो बंद हो गया। Prop the door open, Neha, cried a voice, and Neha stepped outside। एक आवाज बोली कि दरवाजे को प्रॉपरली खोल दो, ठीक है। क्राइड अ वॉइस एंड नेहा स्टेप्ड आउटसाइड। और फिर जो नेहा थी वो बाहर आ गई। सी पिक्ड अप द स्टोन एंड पुट इट इनसाइड द कॉर्डेज लीनिंग अगेंस्ट द डोर। तो उसने क्या किया, उसकी मम्मी ने क्या बोला था, उसकी मदर ने, कि दरवाजे को प्रॉपर खोल दो। तो उसने क्या किया, उसने दरवाजे को खोल दिया और जो स्टोन जो बाहर पड़ा था जिसे वो किक मारते हुए आ रही थी, उस स्टोन को उसने दरवाजे के किनारे लगा दिया ताकि फिर वो दरवाजा हवा से बंद ना हो, ठीक है। लीनिंग अगेंस्ट द डोर, द स्टोन वॉज एक्चुअली इनसाइड द हाउस। और अब क्या हुआ, अब जो स्टोन था वो अब घर के अंदर आ गया था। ओह व्हाट फन, आई शैल नाउ सी हाई पीपुल लिव, इट थॉट। उसने कहा कि वह कितने मजे की बात है, कितनी अच्छी बात है कि अब मैं देख सकूंगा कि जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं। It put hard and kept the door open while Neha's mother went out to take clothes from the line। उसने क्या किया, उसने अपना पूरा ताकत लगा के डोर को ओपन रखा और जो उसकी मदर थी, नेहा की मदर, वो क्या की, वो क्लोथ्स लेने के लिए जहाँ पे उन्होंने कपड़े अपने सुखाने के लिए फैला वाला रखे होंगे वहाँ पे वो चली गई। ऑन हर वे इन शी शट द डोर एंड द स्टोन वॉज सेफ इनसाइड। अब जब वो लौट के घर आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दरवाजे को प्रॉपर बंद कर दिया और जो जो स्टोन था, जो पत्थर था, वो अब वो घर के अंदर था, सेफली इनसाइड द हाउस था, ठीक है। इट सैट इन अ कॉर्नर लिसनिंग टू द साउंड एंड ऑब्जर्विंग द साइट इनसाइड द कॉटेज। और वो क्या था, जो पत्थर जो था वो कॉर्नर में कोने पे वहीं बैठा था, लिसनिंग टू द साउंड्स, वो अलग अलग तरीके की आवाजें सुन रहा था, और एंड ऑब्जर्विंग द साइट इनसाइड द कॉटेज, और जो भी चीजें वहां पे चल रही थी उनको वो ऑब्जर्व कर रहा था, उनको वो देख रहा था। इट वॉच द कैट द डॉग एंड द बेबी इन द क्रेडल। उसने क्या देखा, उसने कैट को देखा, डॉग को देखा, ठीक है, और क्या देखा, और उसने एक बेबी को देखा क्रेडल में। जो जो बच्चों का पालना होता है ना, उसको बेबी का जो बेड होता है उसे क्रेडल बोलते हैं, ठीक है। व्हेन everyone had gone to sleep, the stone listened to the voices which were silent in the daytime and heard in the night। अब जब रात हो गई तब उस पत्थर ने क्या किया, वो सारी वॉइसेस सुनने लगा जो कि दिन में उसको सुनाई नहीं दे रही थी। जब बेटा रात हो जाती है तो जैसे घड़ी की आवाज़ है, एकदम साइलेंट हो जाता है हर चीज़, तो छोटी छोटी भी आवाज़ है, जैसे कोई कहीं पे चूहा चल रहा है, कहीं आप कोई भी कीड़ा मकोड़ा, तो उसकी भी आवाज़ हमको किसी सुनाई देने लगती है ना। तो इसी तरीके उस पत्थर को भी सब सारी आवाज़ें जो दिन में नहीं सुन पा रहा था वो भी आवाज़ें अब उसे सुनने लगा। इट लिसन टू द स्करिंग ऑफ माइस, ठीक है। उसने क्या सुना, उसने स्करिंग ऑफ माइस मतलब उसने आवाज सुनी माइस की तेजी तेजी से चलने की, छोटे छोटे स्टेप्स तेजी से चलने को स्करिंग कहते हैं, ठीक है। द क्लॉक गेटिंग टिक टॉक, घड़ी की वो आवाज सुन रहा था, टिक टॉक टिक टॉक। द टेबल ग्रंटिंग एंड द चेयर स्क्वीकिंग, और टेबल की ग्रंटिंग की, उसकी लो साउंड टेबल की आवाज सुन रहा था, और चेयर की स्क्वीकिंग मतलब जैसे जब चेयर थोड़ी पुरानी हो जाती है ना तो थोड़ा सा भी उसे
टच करो तो हल्का सा वो ची चू हल्की सी आवाज करती है ना बेटा, चरमराने की, उसी को स्क्वीकिंग साउंड, स्क्वीकिंग कहते हैं, ठीक है। दे विल थ्रो यू आउट, क्राइड द क्लॉक। क्लॉक ने उस पत्थर से क्या बोला कि वो लोग तुमको बाहर फेंक देंगे। बट आई डोंट वॉन्ट टू गो, रिप्लाइड द स्टोन, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस फॉर 1000 of years, व्हाट शैल आई डू। लेकिन उस पत्थर ने क्या बोला, लेकिन मैं बाहर नहीं जाना चाहता, मैं तो इस तरीके के दिन की हजारों साल से वेट कर रहा था। 1000 of years आई वॉज वेटिंग फॉर दिस टाइप ऑफ डे, मैं इस तरीके के दिन की हजारों साल से प्रतीक्षा कर रहा था। व्हाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूं। डिस्गाइज योरसेल्फ, सजेस्टेड द माइस, देन दे विल नॉट फाइंड यू। डिस्गाइज योरसेल्फ मतलब ना भेष बदल लो तुम, तब फिर वो लोग तुमको नहीं पहचान पाएंगे, या तुमको नहीं, उनको नहीं पता चल पाएगा कि यहाँ एक पत्थर पड़ा है। अपना भेष बदल लो, डिस्गाइज योरसेल्फ, ओके। सो द माइस ड्रैग्ड नेहा, सो द माइस ड्रैग्ड नेहाज स्कूल कैप एंड पुल्ड इट ओवर द स्टोन। तो माइस ने क्या किया, ड्रैग्ड नेहाज स्कूल कैप, जो नेहा की स्कूल की जो कैप थी, टोपी थी उसकी, उसको ड्रैग करना बेटा खींचना, ठीक है। जो भी बेटा ये जो कठिन वर्ड्स है ना ड्रैग, जिनका हम मीनिंग बता रहे हैं, वो सारे वर्ड्स आप लोग अपने फेयर कॉपी में ही नोट डाउन कर, न्यू वर्ड्स करके उसमें लिखिएगा, और सारे के सब वर्ड्स की स्पेलिंग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ड्रैग हुआ, इससे पहले डिस्गाइज हुआ था, स्क्वीकिंग वर्ड आया था। ये जो भी डिफिकल्ट वर्ड है वो सब आप न्यू वर्ड्स करके, पहले ये सब आप अपने फेयर कॉपी में की करेंगे, उसके बाद न्यू वर्ड्स करके कॉलम बना के वो सारे वर्ड्स लिखेंगे, जो भी वर्ड्स को आपकी स्पेलिंग नहीं आती होगी, ठीक है। ड्रैग नेहाज स्कूल कैप एंड पुल्ड इट ओवर द स्टोन। तो माइस ने क्या किया, उसने जो नेहा की स्कूल कैप थी उसे खींच करके उस पत्थर के ऊपर ले आया। द स्कार्फ रैप्ड इटसेल्फ अराउंड इट एंड टू शूज मूव्ड इन फ्रंट ऑफ इट। और जो स्कार्फ था जो नेहा पहनती थी, उसने क्या किया, अपने आप को पत्थर के, जैसे वो बच्चे पहनते हैं उस तरीके से पत्थर के ऊपर लपेट लिया स्कार्फ ने, और जो शूज हैं वो दोनों उसके सामने आकर के खड़े, उसके सामने आ गए। ना यू लुक लाइक नेहा, चोरस द वॉइसेस। उसके बाद जितने भी क्लॉक है, माइस है, उन सब लोगों ने एक साथ कोरस द वॉइसेस मतलब एक साथ सबने बोला कि अब तुम, जो पत्थर को बोला कि अब तुम नेहा जैसे लग रहा हो, क्योंकि नेहा का तुमने कैप पहन लिया, स्कार्फ हो गया और शूज उसके वहीं रख दिए गए, यू आर लुकिंग लाइक नेहा। But when Neha came down in the morning, she hunted for her shoes to clean them. अब जब मॉर्निंग में जब नेहा उठी तो वो हंटेड फॉर हर शूज मतलब वो अपने स्कूल, अपने जो ड्रेस, कैप, ये सब वो ढूंढने लगी। हंट करना मतलब वो अपना उन सब चीज़ों को ढूंढने लगी। हंटेड फॉर हर शूज टू क्लीन देम, अपने शूज को ढूंढने लगी, उसको साफ करने के लिए, उनको पॉलिश करने के लिए। Who threw my scarf and cap here? She demanded. उसके बाद उसने जब देखा उसने कि फिर वो चिल्लाई कि किसने मेरा स्कार्फ और ये कैप यहाँ पे फेंक दिया है। As she kicked the stone under the sofa. और उसके बाद उसने क्या किया, जो स्टोन था उसको किक कर दिया, और वो जो स्टोन था वो कहाँ चला गया, वो सोफे के नीचे जा करके पहुंच गया। हर मदर सेड यू मस्ट हैव डन इट योरसेल्फ। तो उसकी मदर ने क्या कहा, ये जो शूज और कैप वैप ये सब यहाँ पड़े हैं, ये तुमने खुद ही रखे होंगे। नेहा यू आर वेरी इररिस्पॉन्सिबल, और तुम बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल हो, मतलब तुम एकदम ही लापरवाह हो। ऑल डे द स्टोन हिड एंड एट नाइट इट जॉइंड द वॉइसेज ऑफ द क्लॉक, द माइस एंड द फर्नीचर। उसके बाद क्या था, ऑल डे द स्टोन हिड एंड, सारे दिन फिर जो स्टोन था वही सोफे के नीचे छिपा रहा, और उसके बाद फिर रात में वो सब उसने क्या किया, उन सब की क्लॉक, माइस, इन सब की वॉइसेस की को, फर्नीचर, इन सब की वॉइस को ज्वाइन कर लिया। दे विल थ्रो यू आउट, वार्न द कॉल अगेन द क्लॉक अगेन। अगले फिर रात में फिर से क्लॉक ने वही बोला कि वो तुम्हें फेंक देंगे। Sure enough, the next morning a sweeping brush dragged it into the light. और अगले दिन क्या हुआ कि एक स्वीपिंग
एक स्वीपिंग ब्रश, एक ब्रश साफ करने वाला, उसने क्या किया, उस पत्थर को उस सोफे के नीचे से खींच के बाहर निकाल दिया, वो लाइट में आ गया था। व्हाट्स दिस स्टोन डूइंग हियर, आस्क्ड नेहा मदर। नेहा की मदर सफाई कर रही होगी तो वो बोली कि ये पत्थर यहाँ पे क्या कर रहा है। इट्स द डोर स्टॉप एक्सक्लेम्ड नेहा रिमेम्बरिंग। अब नेहा को क्या ध्यान आया कि उसने उसको डोर, ताकि बंद ना हो, उसको रोकने के लिए वो पत्थर को वहां पे लगा लिया था। तो उसने क्या बोला कि इट इज अ डोर स्टॉप, ये डोर स्टॉपर है। उसको ध्यान आया नेहा को। हाउ प्राउड द स्टोन फेल्ट, जो स्टोन था, जब उसने डोर स्टॉप्स को बोला तो जो स्टोन था उसको बहुत ही प्राउड फील किया, उसे बहुत ही गर्व हुआ। इट वॉज द फर्स्ट टाइम डेट इट हैड अ नेम, ये पहली बार था जब उसको कोई नाम मिला था। ठीक है। नेहाज फादर बेंट डाउन एंड पिक्ड अप द स्टोन, नेहा के फादर ने क्या किया, झुक करके उस पत्थर को उठा लिया। ही वॉज अबाउट टू फ्लिंग इट आउट, वो उसके बाद उसको लेकर के फेंकने ही वाले थे। देन ही चेंज हिज माइंड, लेकिन तभी फिर उन्होंने अपना मन बदल लिया। He examined the stone carefully and then fetched a hammer and gave it a tap. उन्होंने क्या किया, उस पत्थर को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा और उसके बाद उन्होंने fetched a hammer, fetch करना मतलब लेकर के आना, fetched a hammer, तो fetched भी न्यू वर्ड्स में आप लिखिएगा। ठीक है। fetched a hammer, hammer मतलब हथौड़ा, फिर वो एक हथौड़ा लेकर के आए and gave it a tap, और उसे ऊपर से ठोका उस पत्थर को। A piece of stone flew off and the grey stone became even grayer. उस स्टोन में से उस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा निकल गया और वो जो स्टोन था वो ग्रे कलर का था, वो और भी ज्यादा ग्रेयर लगने लगा। See here, he cried, this is a fossil. उन्होंने चिल्लाया, see here, यहाँ पे देखो, this is a fossil, ये एक फॉसिल है। फॉसिल क्या होता है बेटा कि जो पुराने टाइम के जो भी जीव वगैरह होते हैं वो सब प्रेस किए हुए हजारों साल से कहीं पे भी जमीन के नीचे या बहुत समय से पड़े पड़े ना बहुत हार्ड हो जाते हैं और उसी में उनकी कुछ आकृति बन जाती है। ठीक है। तो वो फॉसिल्स कहलाते हैं, वो हजारों साल से पड़े होते हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इट इज अ फॉसिल, this is a fossil. Inside the stone was a group of dark fans, perfect and beautiful. Their tiny leaves as clear as if they had been pressed in the stone that very day. तो उसमें मतलब कुछ पत्ती वत्ती की छोटी छोटी पत्तियों की कुछ आकृति प्रेस की हुई बनी हुई थी और वो इतनी क्लियर थी जैसे लग रहा था कि वो चीज आज ही उसको प्रेस करके उसमें बनाया गया हो। द प्लेस फॉर दिस स्टोन इज हियर ऑन द सेल्फ, नेहाज फादर सेड। तो जब उसको उनके फादर को उस पत्थर की इंपॉर्टेंस पता चली कि ये तो एक फॉसिल है, बहुत सालों से मतलब इस तरह से रहा होगा, तो उन्होंने क्या किया कि उस पत्थर को एक सेल्फ पे रख दिया, कि उन्होंने कहा इस पत्थर की सही जगह इस सेल्फ पे है। दिस इज द बेस्ट फॉसिल आई हैव एवर फाउंड, उन्होंने क्या कहा कि ये बेस्ट फॉसिल है, इतना अच्छी आकृति वाला फॉसिल मुझे अभी तक कभी नहीं मिला था, ये मुझे अब पहली बार ऐसा मिला है। सो दे प्लेड द स्टोन ऑन द सेल्फ नेक्स्ट टू द सेल इन विच द सी रोड। तो उन्होंने क्या किया, उस पत्थर को एक सेल जो सी में सीपी वीपी पत्थर नहीं पाए जाते हैं उसके बगल में उस सेल्फ पे ही उस ये फॉसिल जो स्टोन था उसको वहां पे रख दिया। सो दे प्लेट द स्टोन ऑन द सेल्फ नेक्स्ट टू द सेल इन विच द सी रोड, तो उसी सेल में सी की आवाजें आती थी। ठीक है। एंड द टू चाइना डॉग्स विथ चिन्स राउंड देयर नेक्स, और वहीं पे कुछ डॉग्स होंगे जो चाइना से ये
जो कुछ खिलौने उलौने होंगे, एंड विथ 2 चाइना डॉग्स विथ चिन्स अराउंड देयर नेक, उनके नेक के जो 2 खिलौने टाइप के डॉग होंगे, उनके नेक पे चिन्स बना था अराउंड देयर नेक्स। हाउ वंडरफुल इट फेल्ट, ये कितना वंडरफुल फेल्ट हो, मतलब ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही अच्छा किसको लग रहा था? हाउ वंडरफुल इट फेल्ट, ये उस पत्थर को बहुत ही ज्यादा वंडरफुल लग रहा था। इफ यू हैपन टू मीट नेहा देन यू विल स्टिल सी द स्टोन सिटिंग प्राउडली ऑन हर सेल्फ, अगर आप कभी नेहा के घर जाएंगे तो अभी भी आप नेहा के उसी सेल्फ पे उस स्टोन को प्राउडली रखा हुआ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टोरी थी। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो बेटा ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके आप मीनिंग भी लर्न कर लीजिएगा, साथ में जो न्यू वर्ड्स आप लिखेंगे उनमें ये सब वर्ड्स भी ऐड कर लीजिएगा। गस्ट का मीनिंग होता है अ सडन बर्स्ट ऑफ विंड, गस्ट मीन्स एक तेजी से हवा के झोंके को क्या कहते हैं? गस्ट। फिर क्रेडल, अ बेबीज बेड, बेबी के बेड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडल। फिर डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब भेष बदलना। टू गिव योर सेल्फ अ डिफरेंट अपीयरेंस सो दैट पीपल डू नॉट रिकग्नाइज यू, अपने आप को एक दूसरी अपीयरेंस दे देना ताकि लोग आपको पहचान ना पाए। ठीक है, फिर स्करिंग, टू रन क्विकली विथ शॉर्ट स्टेप, छोटे छोटे स्टेप से तेजी से चलना, जैसे चूहा चलता है ना। फिर ग्रंटिंग, मेकिंग अ शॉर्ट लो साउंड, ग्रंटिंग धीमी और धीमी हल्की हल्की साउंड जल्दी जल्दी करना, शॉर्ट लो साउंड। फिर फिर क्या? फ्रीवियसली केयर फ्री, केयर फ्री या केयरलेसली। ठीक है, ये फ्रीवियसली, फ्रीवोलसली। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंट साउंड डिड द स्टोन हियर एट नाइट, तो आपको बताना है कि कौन कौन सी डिफरेंट साउंड्स वो स्टोन सुन रहा था। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा द स्टोन हर्ड द स्कैरिंग ऑफ माइस, द क्लॉक गोइंग टिक टॉक, द टेबल ग्रंटिंग एंड द चेयर स्क्वीकिंग एट नाइट। तो ये सब साउंडें सुन रहा था, घड़ी क्लॉक की टिक टॉक सुन रहा था, माइस की जल्दी जल्दी चलने की जो आवाज़ होती है वो सुन रहा था, और जो चेयर है उसकी जो आवाज़ आती है चरमराने की वो सुन रहा था, और जो टेबल से ग्रंटिंग साउंड आ रही थी, लो लो साउंड लगातार, वो रात में उसको सुनाई दे रही थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड नेहा डू व्हेन शी रीच्ड होम, जब नेहा घर पहुंच गई तो उसने क्या कहा? तो नेहा ने क्या किया? नेहा किक द स्टोन अप द पाथ टू द फ्लोर एंड देन व्हेन इनसाइड हर हाउस, ने क्या किया? उस स्टोन को किक किया, जिससे वो जो स्टोन था वो उछल करके उसके दरवाजे के एकदम बाहर आ गया, और फिर वो क्या की? वो घर के अंदर चली गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्लॉक टेल द स्टोन, उस क्लॉक ने उस स्टोन को क्या बोला? तो द क्लॉक टोल्ड द स्टोन दैट नेहाज फैमिली विल थ्रो इट आउट, तो क्लॉक ने क्या कहा कि जो नेहा की फैमिली है वो दे विल थ्रो इट आउट, वो तुम्हें बाहर फेंक देंगे। ठीक है, अब आपको बेटा ये यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं हिंट, उससे आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फिर नेहा हैड किक्ड अ ग्रे डैश अलोंग द वे फ्रॉम द स्कूल, तो नेहा ने क्या किक करते हुए आ रही थी? ग्रे कलर का स्टोन, तो फर्स्ट में आपका स्टोन आ जाएगा, हमने यहाँ पे बेटा लिख दिया है चारों। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द डोर ऑफ द डैश वाज ओपन, किसका डोर ओपन था? द डोर ऑफ द कॉटेज। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा? द डोर ऑफ द कॉटेज वाज ओपन। ठीक, फिर थर्ड है नेहा डैश बेंड डाउन एंड पिक्ड अप द स्टोन, तो कौन झुक करके स्टोन को उठा लेते हैं? तो नेहा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? फादर, नेहाज फादर बेंड डाउन एंड पिक्ड अप द स्टोन। फिर फोर्थ है द ग्रे स्टोन वॉज एक्चुअली अ डैश, जो ग्रे स्टोन था वो एक्चुअली क्या था? इट वॉज अ फॉसिल। ठीक है, वो एक फॉसिल था। ओके, तो लास्ट में यहाँ पे आप फॉसिल लिख देंगे।
फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये एक्सट्रैक्ट जो आपकी बुक से लिया गया है इसी चैप्टर से, उसको आपको रीड कीजिए और उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके आपको आंसर करने हैं, ठीक है। दिस इज अ फॉसिल, इनसाइड द स्टोन वाज अ ग्रुप ऑफ डार्क फैंस, परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल। Their tiny leaves as clear as if they had been pressed in the stone that very day। तो दिस इज अ फॉसिल, ये उसके फादर बोलते हैं ना, ये एक फॉसिल है। इनसाइड द स्टोन वाज अ ग्रुप ऑफ डार्क फैंस, उसके जो पत्थर के उसमें क्या किसकी आकृति थी, डार्क फैंस, परफेक्ट एंड ब्यूटी, बहुत ही जो परफेक्ट और ब्यूटीफुली बने हुए थे, और ऐसा उनकी पत्ती वत्ती एकदम क्लियर दिख रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उनको आज ही प्रेस करके तैयार किया गया हो। हु टोल्ड नेहा दैट द स्टोन वाज अ फॉसिल, किसने, नेहा को किसने, अब ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि नेहा को किसने बताया कि जो ये स्टोन है वो फॉसिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेहाज फादर टोल्ड दिस टू नेहा। नेहा के फादर ने बताया था कि दिस इज अ फॉसिल। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज अ फॉसिल, ये फॉसिल क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉसिल इज अ प्रिजर्व्ड रिमेन ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म। जो पुराने जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, वो बहुत समय तक प्रेस किए हुए पड़े पड़े बहुत हार्ड हो गए, तो वही उसका रिमेन होता है, उसी को हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर इसमें थर्ड क्वेश्चन है व्हेन डिड नेहा प्लेस द स्टोन आफ्टर नोइंग अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस। नेहा ने उस पत्थर को कहाँ प्लेस कर दिया उसकी इंपॉर्टेंस जानने के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोन वॉज प्लेस्ड ऑन द सेल्फ नियर द सेल्फ। जो स्टोन को कहाँ पे प्लेस कर दिया गया, उसको उस सेल्फ पे प्लेस, उस रेक पे प्लेस कर दिया गया, सेल्फ पे, जहाँ पे एक पहले से एक सेल मौजूद था, ठीक है। सेल मौजूद था और दो चाइना वाले जो डॉग थे वो थे। फिर अब आते हैं ई एक्सरसाइज पे, नहीं उसके बाद है डी, रीड दीज वर्ड्स अलाउड। फ्रीवुलसली ऑब्जर्व, फ्रीवुलसली का मीनिंग क्या होता है, केयर फ्री होके, केयरलेसली, ठीक है। फिर ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग मतलब किसी चीज पे ध्यान देना, किसी चीज को ध्यान पूर्वक देखना, ठीक है। फिर स्करिंग, स्करिंग मतलब छोटे छोटे जल्दी जल्दी छोटे छोटे पैरों से चलना, ठीक है, भागते हुए। देन स्क्वीकिंग, स्क्वीकिंग मतलब चरमराने की आवाज, ठीक है। फिर ग्रंटिंग, ग्रंटिंग मतलब तेज आवाज, सॉरी हल्की हल्की आवाजें, थोड़ी थोड़ी देर के लिए हल्की हल्की आवाजें आना, ठीक है, ग्रंटिंग। फिर कोरस्ट, कोरस्ट का मीनिंग क्या हो गया, कोरस्ट ग्रुप में एक साथ लोग जब बोलते हैं तो उसे कोरस्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं नाउन, ये अब हमारा ग्रामर फन है, नेक्स्ट एक्सरसाइज ग्रामर की है, ठीक है। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये आपने पढ़ा ही है, ठीक है। नोट द वर्ड थिंग इज यूज्ड टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। तो जो थिंग, इस द वर्ड थिंग जो इसमें आया है, यहाँ पे नाउन की डेफिनेशन जो वर्ड थिंग आया है, वो कोई भी चीज हो सकता है जो हम जिसको भी हम सोच सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग, एवरीवन ग्रैब योर अम्ब्रेला। तो इसमें क्या है, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, एवरीवन सब लोग अपना अम्ब्रेला ले लो। टाइप्स ऑफ नाउन, अब नाउन के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो हमको बताया जा रहा है। कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होते हैं, अभी हम यहाँ टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। कॉमन नाउन इज द वर्ड यूज फॉर अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल, कार, मैन, आयरन, लिक्विड एक्सेट्रा। तो कॉमन नाउन क्या होता है, इट इज यूज फॉर क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जैसे हम लोग मैन कहते हैं, कोई भी मैन हो गया, कोई भी वुमेन हो गई, ठीक है, या फिर जैसे हम बोलते हैं बॉय या गर्ल, तो कोई भी बॉय होगा, कोई भी गर्ल होगा, तो ये सब आपके कॉमन नाउन होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। ये किसी पर्टिकुलर प्लेस और थिंग का नेम होता है, ठीक है।
एग्जाम्पल एशिया, ब्राजील, रोहन एक्सेट्रा। तो जैसे कोई बॉय तो आपका कॉमन नाउन हो गया, लेकिन हम कहते हैं रोहन, तो रोहन आपका क्या हो गया, रोहन आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे हम कहते हैं सिटी, तो सिटी आपका कॉमन नाउन हो गई, लेकिन अगर हम कहते हैं लखनऊ, तो लखनऊ आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, फिर तो ये आपका कॉमन एंड प्रॉपर नाउन हो गया एक टाइप। फिर नेक्स्ट क्या टाइप हो गया, काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, काउंटेबल जिन नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं, एंड नॉन काउंटेबल जिन नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जिनकी हम लोग गिनती नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन इज अ नाउन with both a singular and a plural form and it names anything or anyone that you can count। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, वो सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है, और वो हर चीज वो इंक्लूड करता है जिनको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल प्रिया पेंटेड द टेबल रेड एंड द चेयर्स ब्लू। तो प्रिया ने टेबल को रेड करके कलर में पेंट कर दिया और चेयर्स को ब्लू कलर में पेंट कर दिया। तो आप टेबल को भी काउंट कर सकते हैं कि एक टेबल थी, चेयर्स 3-4 चेयर्स थी, उसने ब्लू कलर में किया, तो आप चेयर को भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है नॉन काउंटेबल नाउन। नॉन काउंटेबल नाउन क्या होता है, इज अ नाउन दैट डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म एंड दैट रिफर टू समथिंग दैट यू कैन नॉट यूजुअली काउंट। तो नॉन काउंटेबल नाउन वो होता है जिसकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। प्लूरल फॉर्म मतलब जैसे एक अनेक अनेक वाली फॉर्म नहीं होती है, और जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जोसेफ प्रिस्ली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन होती है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गई, जैसे वाटर है, तो वाटर को क्या हम काउंट कर सकते हैं, तो नदी में पानी है, वाटर है, ठीक है, तो उसको हम क्या काउंट कर पाएंगे, तो उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। ओके, फिर थर्ड है कलेक्टिव नाउन्स। अब कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन नेमिंग अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, एनिमल्स और पर्सन। कलेक्टिव नाउन वो कलेक्टिव नाउन जो कि एक ग्रुप को नेम करता है। ठीक है, अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन नेमिंग अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, एनिमल्स और पर्सन। ठीक है, वो क्या करता है, एक ग्रुप को डिनोट करता है। जैसे हम एग्जांपल दे, अ हर्ड ऑफ बफेलो, बहुत सारी बफेलो का ग्रुप को हम लोग हर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो हर्ड क्या हो गया आपका, वो आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, क्योंकि वो एक ग्रुप को बता रहा है। ऐसे जैसे हम लॉयन को बोलते हैं, लॉयन को हम लोग बोलते हैं प्राइड ऑफ लॉयन। तो प्राइड मतलब जो लॉयन के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, अ प्राइड ऑफ लायन। तो प्राइड क्या हो गया, वो लॉयन के ग्रुप को बना रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल द चॉयर इज सिंगिंग इन द असेंबली टूडे। तो एक कोई ग्रुप जो है जो सिंग कर रहा है, चॉयर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो ग्रुप इकट्ठे गाना गाता है, तो चॉयर इज सिंगिंग इन द असेंबली टूडे। तो इसमें जो चॉयर है वो क्या है, वो आपका कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, वो ग्रुप ऑफ पर्सन को बता रहा है जो कि साथ में गाना गा रहे हैं। तो चॉयर आपका क्या है, इट इज ए कलेक्टिव नाउन। Then we come next to the abstract noun. What is abstract noun? Abstract nouns are used to describe emotions, qualities और feelings. Abstract noun क्या बताते हैं, वो लोगों की क्वालिटीज बताते हैं, उनके बारे, वो लोग कैसे हैं, उनकी क्वालिटीज बताते हैं, और क्या बताते हैं, उनके इमोशंस बताते हैं, वो मतलब इमोशन कि कैसा वो फील कर रहे हैं, या उनकी फीलिंग्स बताते हैं, मतलब इमोशन मतलब वो कैसे दुखी हैं, खुश हैं, और वो कैसा फील कर रहे हैं, वो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। उसके एग्जांपल क्या, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी जी बहुत ही सही पॉलिसी होती है। ठीक है, तो ऑनेस्टी इसमें क्या हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो किसी किसी की क्वालिटी बता रहा है। ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, तो वो आपका क्या हो गया, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं पॉजेसिव नाउन पे। पॉजेसिव नाउन क्या होता है, when we want to show that something belongs to somebody or something, जब हमको ये दिखाना होता है कि कोई चीज किसी को बिलोंग करती है, तो हम लोग पॉजिटिव यूज नाउन का इस्तेमाल करते हैं। वी यूजुअली ऐड एस टू सिंगुलर नाउन एंड अपोस्ट्रोफी
टू अ प्लूरल नाउन, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी एस टू अ सिंगुलर नाउन एंड एपोस्ट्रॉफी टू प्लूरल नाउन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। द बॉयज बॉल, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, द बॉयज बॉल मतलब ये उन लड़कों की ये बॉल है। तो द बॉय के बाद हमने क्या किया, अपोस्ट्रॉफी एस लगा दी, द बॉयज बॉल, लड़के, उस लड़के की, बॉयज की ये बॉल है। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, ई एक्सरसाइज। आइडेंटिफाई द नाउन एंड इट्स टाइप इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फर्स्ट है, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा नाउन है। तो इसमें जो ट्रुथ है वो किसी की क्वालिटी बता, मतलब कुछ क्वालिटी बता रहा है। तो ट्रुथ जो है, सच्चाई जिसे हम कहते हैं, वो आपकी क्या हो गई, उसमें ट्रुथ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो ट्रुथ के आगे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हु टीचेज यू ग्रामर। आपको ग्रामर कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू ग्रामर। तो इसमें ग्रामर आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड सेंटेंस है, द नाइल इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल रिवर। जो नाइल है वो सबसे, सब रिवर्स में सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी नदी है, द रिवर नाइल। तो नाइल क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है, और रिवर क्या हो गई, रिवर कॉमन नाउन हो गई, ठीक है। फिर फोर्थ देखिए, ही इज ऑन द जूरी। वो जूरी में है, जो जज का ग्रुप है जो डिसीजन लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जूरी, ठीक है। जो भी मतलब आपका कोई प्रोग्राम हो रहा है, जैसे आपके नए नए टैलेंट शो आते हैं, तो उसमें कुछ जजेस बनते हैं ना, तो उन जज को अगर इकट्ठे कर दो, 3 जज हैं, 4 जज हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जूरी, ठीक है। ही इज ऑन द जूरी, वो जूरी में है। तो जूरी में क्या हो गया आपका, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, क्योंकि वो एक ग्रुप को दिखा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, द बॉय वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज ऑनेस्टी। जो बॉय को रिवार्ड किया गया उसकी ऑनेस्टी के लिए। तो बॉयज में कॉमन नाउन है, और ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी वो क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। फिर इसमें लास्ट है, सिल्वर एंड गोल्ड आर प्रेशियस मेटल। सिल्वर और गोल्ड आपके क्या है, प्रॉपर नाउन है, और मेटल क्या है, इसमें कॉमन नाउन है, ठीक है। फिर हम एक्सरसाइज एफ पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अनकाउंटेबल nouns provided in the brackets. Also add the correct words or words to indicate the quantity of the noun. तो यहाँ पे कुछ अनकाउंटेबल नाउन दिए हुए हैं, उससे आपको इनको ब्लैंक को फिल करना है, ठीक है। तो इसमें ऑल्सो एड द करेक्ट वर्ड और वर्ड्स टू इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन। और उसमें आपको क्या करना है, कुछ वर्ड्स इस नाउन के पहले ऐड कर देना है, जिससे उसकी कुछ क्वांटिटी पता चले। तो जैसे फर्स्ट है, आई डोंट नो इफ डैश इज लेफ्ट इन माई पॉकेट। तो इसमें आप क्या लिख देंगे, इफ एनी मनी इज लेफ्ट, आई डोंट नो इफ एनी मनी इज लेफ्ट इन माई पॉकेट। मुझे नहीं पता कि मेरे पास कुछ भी पैसे बचे हैं। तो आप क्या लिख देंगे, आई डोंट नो इफ एनी मनी इज लेफ्ट इन माई पॉकेट। फिर सेकंड है, चिल्ड्रन वेस्ट अ डैश व्हाइल वॉशिंग देयर हैंड। तो इसमें आप क्या लिख देंगे, चिल्ड्रन वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर व्हाइल वॉशिंग देयर हैंड। चिल्ड्रन जो है वो बहुत सारा पानी बर्बाद कर देते हैं अपना हाथ धोते वक्त। चिल्ड्रन वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर व्हाइल वॉशिंग देयर हैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेकंड में लिख देंगे अ लॉट ऑफ वाटर। फिर थर्ड है, लास्ट ईयर वी डिड नॉट गेट डैश बट दिस ईयर देयर हैड बीन अ डैश रेन। तो इसमें आपको रेन पुट करना है। तो लास्ट ईयर, तो इसमें आपने क्या किया, लास्ट ईयर वी डिड नॉट गेट एनी रेन। लास्ट ईयर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी, बट दिस ईयर वी गॉट सम रेन, लेकिन इस साल कुछ बारिश हुई है। तो फर्स्ट में आप लिख देंगे, वी डिड नॉट गेट एनी रेन बट दिस ईयर देयर हैड बीन सम रेन, लेकिन इस बार कुछ बारिश हुई है। फिर फोर्थ है, देयर इज डैश ऑन द। तो इसमें बेटा पहले वाले में आप लिखिएगा एनी रेन, और जो सेकंड ब्लैंक है उसमें आप सम रेन लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पे, देयर इज डैश ऑन माई टोस्ट। इसमें आप क्या लिख देंगे,
देयर इज अ प्लेंटी ऑफ बटर, बहुत सारा बटर मेरे टोस्ट पे, बहुत सारा बटर है, ठीक है। देयर इज अ प्लेंटी ऑफ बटर ऑन माई टोस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पुट डैश इन माई ग्रैंड मदर टी, शी इज डायबिटिक। तो इसमें आप क्या लिख देंगे, पुट अ लिटिल शुगर, क्योंकि वो उनकी ग्रैंड मदर डायबिटिक हैं, तो उनकी चाय में बहुत थोड़ी सी चीनी डालो। पुट लिटिल शुगर इन माई ग्रैंड मदर टी, सी इज डायबिटिक, ठीक है। फिर लास्ट है यू कैन नॉट हैव डैश एज इट विल स्पॉइल द टेस्ट ऑफ योर पिज्जा। तो इसमें आप क्या लिख देंगे, यू कैन नॉट हैव लॉट ऑफ सॉस, ठीक है। यू कैन नॉट हैव लॉट ऑफ सॉस एज इट विल, अगर आप बहुत सारा सॉस उसमें डाल लोगे पिज्जा में, तो उसका जो पिज्जा का स्वाद है वो बेकार हो जाएगा। तो यू कैन नॉट हैव अ लॉट ऑफ सॉस एज इट विल स्पॉइल द टेस्ट ऑफ पिज्जा, ठीक है। अ लॉट ऑफ सॉस आप कर दीजिएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज जी पे। चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। तो इसमें आपको कुछ सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। आई डू नॉट नो वेदर, अच्छा यहाँ पे बेटा देखिए ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, वेदर वेदर, फिर यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे अगेन वेदर वेदर दिया है। तो ये जो वर्ड्स हैं इनकी स्पेलिंग डिफरेंट है, लेकिन इनको हम प्रोनाउंस एकदम एक जैसा ही करते हैं। जैसे ये भी WEATHER, वो भी वेदर होता है, ठीक है। और WEATHER इसको भी हम लोग वेदर प्रोनाउंस करते हैं, और WHETHER इसको भी हम लोग वेदर ही प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन जो WEATHER वेदर होता है वो क्या होता है, उसका मतलब होता है मौसम से, कि हमारा मौसम कैसा है, वेदर, वेदर कैसा है, मौसम कैसा है। और जो WHETHER वेदर होता है उसका मतलब होता है अगर, ठीक है। वेदर, अगर मैं वहां जाऊं, अगर होता है, हिंदी में उसका मीनिंग हो गया अगर, ठीक है। तो इसमें आपको सही इन वर्ड्स को जो जिनका मीनिंग सेम होता है और प्रोनाउन और मतलब उनका स्पेलिंग डिफरेंट होती है लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, उन वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, होमोफोन्स। ये हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा भी था, ठीक है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोफोन्स। तो इसमें क्या आएगा, आई डू नॉट नो, तो इसमें कौन सा वेदर आएगा, इसमें WH वाला वेदर आएगा। आई डू नॉट नो वेदर, तो पहले आपका आ जाएगा ये वाला वेदर, WHETHER, मुझे नहीं पता अगर, फिर क्या है, आई डू नॉट नो वेदर द वेदर विल स्टे फाइन टिल द ट्रिप और नॉट, मुझे नहीं पता कि अगर कि मौसम सही रहेगा तो हम कि वेदर, अब दोबारा कौन सा वेदर आएगा, दोबारा ये मौसम वाला वेदर आएगा, मुझे नहीं पता कि ये जो मौसम है ये सही रहेगा हमारे ट्रिप के एंड तक, ठीक है। तो पहले में आपका ये अगर मगर वाला वेदर आ जाएगा, और सेकंड में कौन सा वेदर आएगा, ये मौसम वाला वेदर आएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, तो ये आप पूरा सेंटेंस लिखिएगा अपनी कॉपी में। तो आप क्या लिखेंगे, जैसे फर्स्ट है आई डू नॉट नो, उसके बाद ये वाला वेदर लिख देंगे, आई डू नॉट नो वेदर द, फिर ये वाला वेदर लिखिएगा, द वेदर, उसके बाद ये वाला वेदर लिखेंगे, विल स्टे फाइन टिल द ट्रिप और नॉट, ठीक है। तो पहले आप कौन सा वेदर लिखेंगे, WHETHER वाला, और फिर उस लाइन के दोबारा में जहां वेदर आया वहां पे आप ये वाला वेदर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है कांट यू हियर अस कम हियर। अब देखिए यहाँ पे दो हियर आ रहा है, HEAR हियर और HERE हियर। तो HEAR हियर मतलब क्या होता है, सुनना, सुनने वाला हियर को हम लोग क्या बोलते हैं, HEAR हियर। और HERE हियर मतलब कि यहाँ पे आओ, कम हियर मतलब यहाँ पे आइए। तो कांट यू हियर, तो कांट यू हियर में कौन सा हम लोग हियर यूज करेंगे, ये पहले वाला। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या, कांट यू हियर, कम हियर। अब कौन सा कम हियर मतलब यहाँ पे आओ, अब कौन सा हियर यूज करेंगे, अब हम लोग HERE वाला हियर यूज करेंगे। कांट यू हियर, पहले ये वाला हियर यूज किए, कांट यू हियर HEAR, और दोबारा कौन सा हियर यूज करेंगे, कम HERE हियर, ठीक है। तो पहले हम लोग HEAR हियर यूज करेंगे, फिर दोबारा HERE हियर यूज करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड है
RIGHT राइट और WRITE राइट। RIGHT राइट का मीनिंग क्या होता है कि सही हो, तो हम उसको कहते हैं कि राइट है, ठीक है। और WRITE राइट का मीनिंग क्या होता है, लिखने को हम लोग क्या कहते हैं, राइट करना ना। तो राइट द करेक्ट आंसर इन द कॉलम ऑन द राइट हैंड साइड। अच्छा, यहाँ पे राइट का बेटा सही वाला राइट नहीं है, उसका मतलब राइट हैंड, मतलब जो आपका राइट हैंड है, जिसे दाहिना हाथ कहते हैं, सीधा हाथ, उससे मतलब है, ठीक है। तो राइट द करेक्ट आंसर इन द कॉलम, तो इसमें कौन सा, क्योंकि इसमें लिखने वाली बात आ रही है, तो यहाँ पे आप WRITE राइट लिखेंगे। राइट द करेक्ट आंसर इन द कॉलम ऑन द, किस साइड में लिखना है हमें, ऑन द राइट साइड, तो RIGHT राइट लिखेंगे, ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट हैंड साइड। फिर नेक्स्ट है आपका फोर्थ वन। अब देखिए इसमें दो चेक आ रहे हैं, CHEC के चेक मतलब टिक करना, चेक करना, और CHEQUE चेक मतलब जो चेक बुक, जो पैसा निकालने के लिए बैंक में हम लोग भर के नहीं जमा करते हैं, वो चेक बुक, वो वाला चेक, ठीक है। प्लीज चेक दैट द चेक इज करेक्टली फिल्ड, तो प्लीज चेक, अब इसमें कौन सा चेक आएगा, प्लीज चेक, चेक करो मतलब उसको फिर से देख लो, प्लीज चेक कर लो कि अब कौन सा चेक आएगा दोबारा, ये वाला चेक CHEQUE, कि जो चेक है वो ठीक से भरा है कि नहीं, ये चेक कर लो, इस चीज का ध्यान दे दो कि जो चेक है वो ठीक से भरा है कि नहीं, ठीक है। फिर लास्ट वन देखिए, अब देखिए इसमें TWO2 है, 2 मतलब 2, ठीक है, और TWO2 मतलब बहुत ज्यादा, बहुत यू, 2 मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। TWO2 का मतलब बहुत ज्यादा, और TWO2 मीन्स 2। द टू ऑफ अस आर गोइंग टू मार्केट, वुड यू ऑल्सो लाइक टू कम टू। अच्छा, अब इसमें देखो टू का क्या मीनिंग आ रहा है कि द टू ऑफ अस आर गोइंग टू द मार्केट, हम दोनों लोग मार्केट जा रहे हैं, तो इसमें कौन सा टू आएगा, TWO2, क्या तुम भी, तो यहाँ पे इसका मतलब टू है कि तुम भी हम लोगों के साथ ज्वाइन करोगे क्या, तो लास्ट में कौन सा आएगा कि वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस टू, क्या तुम भी हम लोगों को ज्वाइन करोगे, तो यहाँ पे लास्ट में TWO वाला 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटे ये सारे सेंटेंस आप कंप्लीट कर लीजिएगा। हमने इसका उसी वाले सीक्वेंस में लिख दिया है, पहले TWO2 आएगा, फिर TOO2 आएगा। अब उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज H पे। आर ह्यूमंस इन एनी वे हार्मिंग फॉसिल्स, इफ यस देन हाउ। अब आपको बताना है कि जो ह्यूमन है, हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग, वो क्या, जो हमारे जो फॉसिल्स हैं उनको हार्म कर रहे हैं, किसी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये बात ट्रू है। तो इसका हमने आंसर बेटा यहाँ लिख दिया है, ह्यूमन एक्टिविटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हैव डिस्ट्रॉयड आवर माउंटेन्स एंड जंगल्स एंड thus हैज आल्सो डैमेज्ड आवर फॉसिल्स। तो जो हमारी जो एक्टिविटी है कि हम लोग पत्थर तोड़ तोड़ करके उसका, पत्थर को हम लोग रोड बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, या वहाँ पे कुछ और दूसरी एक्टिविटी, पता चला पहाड़ है वहाँ हटा के कुछ और बना दिया, या फिर कहीं पे जंगल है उनको पूरा काट वाट करके उसकी सफाई करके वहाँ पे खेती करने लगे, तो हम लोगों की एक्टिविटी, उससे क्या होता है जो फॉसिल्स हैं, जो पत्थर वत्थर पे बहुत सालों से वहीं पे हैं, वो सब क्या होते हैं, बेकार हो जाते हैं, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं H में। उसके बाद बेटा आपका लास्ट है I, आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पे 2 पिक्चर बनी हुई हैं, आपको उनको पहचानना है और उनका नाम बताना है। तो बेटा ये जो समुद्र में पाई जाती है सेल, वो है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे SHELL सेल। तो बेटा आई वाले में जो फर्स्ट पिक्चर बनी है ये सेल लिख लीजिएगा, और जो सेकंड पिक्चर है वो फॉसिल की है, ठीक है। तो उसकी FOSSIL, तो ये आप लिख लीजिएगा। तो बेटा ये जो भी हमने एक्सरसाइज करवाई है इसकी हम पिक आपको भेज देंगे, वो आप अपने पूरी कॉपी में कर लीजिएगा, और जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स चैप्टर में आ रहे हैं सब में अंडरलाइन करके उसको आपने फिर कॉपी में लिखेंगे, और उसकी स्पेलिंग अच्छे से लर्न कर लेंगे। कोई चैप्टर में डिफिकल्टी होगी तो हमको कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।